कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना। प्यारे बच्चों, कल की क्लास से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रकाशिक यंत्र। रिपीट चल रहा है, लेकिन हम ऐसा पढ़ा रहे हैं अवनीश यादव कहने पर कि जैसे लग रहा शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो अवनीश बेटा, प्रकाशिक यंत्र इसके बारे में समझाए थे। फिजिक्स बहुत प्यारी सब्जेक्ट है और प्रकाश के चैप्टर और ज़्यादा प्यारे होते हैं। नाम से परिभाषाएं क्लियर हो जाती हैं। थोड़ा तेज रिवाइज कर दे रहे हैं। ऐसे समस्त उपकरण या यंत्र जो प्रकाश की घटनाओं, परावर्तन या अपवर्तन पर आधारित हो, उन्हें प्रकाशिक यंत्र कहा जाता है। माने जो यंत्र परावर्तन की घटना पर काम करें या अपवर्तन की घटना पर काम करें, उन्हें हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। अध्ययन में सहूलियत के लिए प्रकाशिक यंत्रों को बेटा हम दो प्रकार का बना मान सकते हैं, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र और कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र। जो प्रकाशिक यंत्र प्रकृति में स्वतः मिलते हों, स्वतः प्राप्त होते हों, उन्हें हम प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मानव यंत्र। और जो प्रकाशिक यंत्र मनुष्य द्वारा बनाए जाए, हम आप बनाते हो जिन्हें, उन प्रकाशिक यंत्रों को कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र, आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। ये जो कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र हैं, ये गुणों के आधार पे, प्रवृत्ति के आधार पे दो तरह के होते हैं। एक कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र को हम कहते हैं उन्हें सूक्ष्मदर्शी और दूसरे को कहते हैं दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब अंग्रेजी है माइक्रोस्कोप। साइंस में सुनो, कल पढ़ाया हुआ टॉपिक है। ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो अत्यंत छोटी से छोटी वस्तुओं का बड़ा, स्पष्ट, चमकीला प्रतिबिंब दिखाने के लिए प्रयुक्त किए जाएं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। अवकातानुसार, क्या अवकात के हिसाब से सरल सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। और दूसरे प्रकाशिक यंत्र जो दूरदर्शी हैं, ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट, बड़ा, चमकीला प्रतिबिंब दिखाने में प्रयुक्त होते हों, दूरदर्शी कहलाते हैं, टेलीस्कोप कहलाते हैं। दूरदर्शी परावर्तन की घटना पर जब बनते हैं तो रिफ्लेक्टर, टेलीस्कोप, परावर्तक दूरदर्शी कहलाते हैं। और जब जो है अपवर्तन की घटना पर बनते हैं तो अपवर्तक दूरदर्शी या रिफ्रैक्टर, टेलीस्कोप कहलाते हैं। तो दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, परावर्तक दूरदर्शी और। जैसा कि आप जान रहे हो कि अब हमको प्रकाशिक यंत्रों का डिस्क्रिप्शन करना है, तो आपको बता दें कि अगर किसी प्रकाशिक यंत्र का वर्णन करना होता है तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास, माने बकवास बता देते हैं, क्या है, किसने बनाया, किस काम में आता है। फिर उसके बाद उसकी रचना, माने वो बना कैसे है। और फिर तीसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया विधि आरेख, माने वो जिस तरह वर्क करता है उसकी क्रिया जो है को किरण आरेख के द्वारा दिखाना। और जो चौथा टॉपिक है वो महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल वगैरह में भी आप ये सब चीज़ें पढ़ते थे, लेकिन चौथा टॉपिक आप हाई स्कूल में केवल डायरेक्ट लिखते थे। यहाँ चौथे टॉपिक का डेरिवेशन करना रहेगा और चौथे टॉपिक का नाम है आवर्धन क्षमता। तो आपने समझा शिवांश कि हमने बताया प्रकाशिक यंत्र का जब वर्णन करना होता है तो पहले थोड़ा इतिहास, फिर रचना, और फिर क्रिया विधि आरेख, और फिर आवर्धन क्षमता। चार चीज बतानी होगी। आवर्धन क्षमता बताने के लिए कुछ शब्दों की जरूरत होगी, इसलिए हम उन्हें पहले चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे स्वस्थ नेत्रों से जितनी दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया हूबहू दिखाई देती हैं, वह दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कही जाती है फिजिक्स के हिसाब किताब से। और इसे कैपिटल D से लिखा जाता है और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का तात्पर्य है स्वस्थ नेत्रों से जितनी दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिख सकें, वही दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और मनुष्यों के लिए इसका मान 25 सेमी, और ये रिप्रेजेंट होती है कैपिटल D से। अब उसके बाद शब्द आता है दर्शन कोण, विजुअल एंगल।
कल ये भी समझाए थे। अगर हम किसी वस्तु को स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रख दें, मतलब हम इस वस्तु को कितनी दूरी पर रखे हैं 25 सेंटीमीटर, और ये वस्तु के ऊपर से एक जो है आंख पर मिला दें, एक नीचे से मिला दें, माने वस्तु नेत्र पर कोण बना रही हो, तो वस्तु नेत्र पर जो भी कोण बनाएगी उस कोण को हम विजुअल एंगल दर्शन कोण कहेंगे। तो मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुओं द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। एक बार फिर समझ लो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। अल्फा से लिखते हैं इसको, और जब कैलकुलेशन वगैरह करना रहेगा तो tan अल्फा निकालते हैं, लेकिन अल्फा छोटा होता है तो tan अल्फा को अल्फा मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज और जानिए, अगर दो वस्तुएं हो और वो नेत्र पर दर्शन कोण बना रही हो, उनके दर्शन कोण के मान के आधार पे हम पता कर सकते हैं कौन वस्तु लंबी है, कौन वस्तु छोटी है, कौन पास में है, कौन दूर है। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं ध्यान दे रहे हो, जो वस्तुएं नजदीक होती है नेत्र के, या जो वस्तुएं छोटी होती हैं, उनके द्वारा जो नेत्र पर दर्शन कोण बनता है वो छोटा होता है। मतलब छोटी वस्तुएं नेत्र पर छोटे मान वाला दर्शन कोण बनाती हैं, या नेत्र के नजदीक रखी वस्तुएं नेत्र पर छोटे मान का दर्शन कोण बनाती हैं, ठीक है ना। और जो वस्तुएं नेत्र से दूर होती हैं या जो वस्तुएं लंबी होती हैं, वे वस्तुएं नेत्र पर बड़े मान का दर्शन कोण बनाती हैं। इधर के लिए दर्शन कोण को अल्फा से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों एक कोण और बताए थे बीटा। क्या बताए थे बेटा? क्या है बीटा? जान लो, नहीं समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी आपने आंख में चश्मा लगा ले, क्या लगाए हो ना, तो चश्मा का मतलब है एक प्रकाशी के अंदर है, और अब हम नेत्र के सामने एक वस्तु रखें। आइए अब लगाएंगे चश्मा और सामने इस धरेंगे वस्तु, तो अब क्या होगा? चश्मा चाचा क्या करेंगे? ये जो है इस वस्तु का कोई प्रतिबिंब बना देंगे कि नहीं, और वो जो प्रतिबिंब बना है वो अगर नेत्र पर कोण बनाए तो उस कोण को बीटा कहते हैं। लो, समझने को समझ गए, लेकिन लैंग्वेज देके बता दो तो जाने। प्रकाशी के यंत्र माने चकला के सामने जो है रखी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब है वो नेत्र पर जो कोण बना है वही क्या है? बीटा। तो बीटा कोण के बारे में जो है स्नेहा समझ गई और बता देंगे अभी। प्रकाशी के यंत्रों के द्वारा माने चकला के द्वारा नेत्रों के सम्मुख स्थित वस्तु का बना अंतिम प्रतिबिंब, जो फाइनल इमेज है, द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बीटा कहलाता है। नहीं समझे? प्रकाशी के यंत्रों द्वारा नेत्र के सम्मुख स्थित वस्तु का बना जो अंतिम प्रतिबिंब है उसके द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन को बीटा कहलाता है। और इस कोण और अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो हम लोगों को डेरिवेशन करना रहेगा तो हम लोग हर सब जो है उपकरण में पहले बीटा निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फा निकालेंगे और फिर दोनों का अनुपात कर देंगे, तो खटाक से आ जाएगा आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, गौर से ध्यान दीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी, ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले थोड़ा बकवास हो जाए। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का 50 गुना बड़ा से लेकर 500 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, स्पष्ट और चमकीला। ठीक है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी बनता कैसे है? कल हम समझाए थे अच्छे से। तो वैसे भी प्लास्टिक या धातु का एक गोल फ्रेम, और अगर उसमें हैंडल लगा हो और इस गोल फ्रेम में कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस फिट कर दो, जो बन गया सरल सूक्ष्मदर्शी। माने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाना बहुत सरल है। सरल सूक्ष्मदर्शी देखो पिक्चर उच्चरों में या जब प्रचार उचार आता है दांत होत का, तो एक डॉक्टर ऐसे गोल गोल शीशा लगा रहता है, वैसे हाथ से पकड़े जाता है, दांत के सामने करता है, देखो कीटाणु कितना, ऐसे वैसे वो सरल सूक्ष्मदर्शी है। या कल हम बताए थे
कि जनरल मर्चेंट या मेडिकल स्टोर पर जो दाम उम लिखे रहते हैं उसके सामने लगा कर देखता है, या जो महंगी वाली ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें देखो तो एक जो है 2-3 अंगुल की प्लास्टिक की डंडी लगी हुई और ऊपर लेंस लगा हुआ एक जो है रखा रहता है। बायो के डिसेक्शन बॉक्स में भी रखा रहता है बायो वाले बच्चों के। तो यही सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे होता है? इसमें जो है प्लास्टिक या धातु का एक गोल फ्रेम होता है जो हैंडल युक्त होता है, और इस गोल फ्रेम में कम द्वारक, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस फिट कर देते हैं। यही क्या होता है बेटा? सरल सूक्ष्मदर्शी। ये देखो, ये उत्तल लेंस है। कोई डाउट? ठीक है, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी बन गया। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद इसकी जो है क्रिया विधि आ रही, माने वर्क कैसे करता है। जिस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना होता है उस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के बहुत नजदीक रखते हैं, माने सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखते हैं। कार्यक्रम कुछ ऐसे होता है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी के कम द्वारक और कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। इस पर बेटा देख रहे हो, सरल सूक्ष्मदर्शी के कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, और ये इसकी क्या है? मुख्य है। ऐसे यहाँ पर बेटा इसका प्रथम फोकस है यह, और यहाँ पर इसका द्वितीय फोकस है, और यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है ना? जिस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना होता है उसे सरल सूक्ष्मदर्शी के बहुत नजदीक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रख देते हैं। ये एकदम नजदीक है ये वस्तु ए बी। हम लेंस से प्रतिबिंब बनना जानते हैं, तो एक किरण, इसको ऐसे लिखा देंगे समझ आ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से ऐसे जाती है। दिखा बेटा? नहीं दिख रहा किसी को। और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चलती है, और बेटा ये इस तरह से इसी मार्ग से बढ़ती जाती है। आप देख रहे हो दोनों किरणें फैल रही हैं, माने कहीं मिलेंगी नहीं, माने आगे कहीं कटेंगे नहीं, आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं तो स्पष्ट है कहीं ना कहीं ये कट जाएंगी, और इनका जो है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, सीधा और आभासी, ये ऐसे बन गया। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। सभी को दिखा? तो आप समझ रहे हो बच्चों कि हम लोग जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के क्रिया विधि आरेख का वर्णन ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं। जिस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना होता है उस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस के बहुत नजदीक अर्थात उसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच समायोजित करते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गई। एक किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से चली, दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे ए डैश पर मिलती हैं, वस्तु का सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। और इस प्रतिबिंब को हम जो है यहाँ आंख लगा करके देख भी लेते हैं। रवि यादव तुम्हारी आंख बना रहे हैं, गजान आंख आई, कैसे आंखा है? गजान मतलब समझा था? हाँ, कमल लाग है। ओके, और ध्यान दीजिएगा ये अंतिम प्रतिबिंब है। ये नेट पर जो कोण बनाएगा उसी कोण को हम क्या कहते हैं? बीटा। प्रकाशिक यंत्र द्वारा
वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब से नेत्र पर बना कोण, और ये वस्तु हमारी है नेत्र से इतनी दूरी पर, वस्तु दूरी को U से, प्रतिबिंब दूरी को समझ आया? प्रतिबिंब कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से देखो, प्रतिबिंब A डैश B डैश द्वारा नेत्र पर बना कोण, कोण A डैश O B डैश बराबर बीटा, बीटा त्रिभुज A B O में भी है, त्रिभुज A B O से, ध्यान से देखो भाई, सब लोग झगड़ा कर रहे हो उनसे, त्रिभुज A B O से tan बीटा अगर निकालें, लंब बटे आधार, चूंकि बीटा क्या है, छोटा है, इसलिए tan बीटा नियरली इक्वल टू, समझ बीटा बराबर AB बटे इधर वाली दूरी माइनस रहा था, देखा? हम बताए कई चीज बताओ ग्राहक कौनो प्रकाशिक यंत्र में 4, इतिहास बकवास बता दी, रचना या बता दी, कार्य विधि या बता दी, हमारे आवर्धन क्षमता टेक्निक चलता है, और यम बराबर बीटा बटे अल्फा होता है, कहा निकाल ले। अब अल्फा, अल्फा मतलब परिभाषा क्या होता है, वस्तु जो है स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी पर रखी हो, यदि वस्तु d दूरी पर हो नेत्र से, ये देखा, अब ये वस्तु हुआ, ये नेत्र से कितनी दूरी पर रखी बा, नेत्रा, तो कौन कोण बनाएगी, दर्शन कोण, न मानव जब, इसलिए tan अल्फा वस्तु ए बी अपान न मानव जब, चूंकि अल्फा, इसलिए tan अल्फा जगह क्या लिखते हैं, खरसलान, देखा? इतना समझ में आया? कहा निकाली बेटा, आवर्धन क्षमता, इसलिए शरण सूक्ष्मदर्शी की, सोचो कल भी बताए थे, अब तो दो बार बता दे रहे हैं, अगर ना हो तो फिर बेकार है, यह बराबर का हो बेटा, ना मानता है क्यों हमारे बचिए, बीटक मान, और जो से पूछा हमसे ये भी कट जाए, पूछा ए बी से भी कट जाए, बेइज्जती ना हो हमारा, यम बराबर नीचे का ऊपर का, ये बच्चों यही आवर्धन क्षमता का क्या आ गया व्यंजक। लेकिन बेटा चाहे जिस प्रकार से केंद्र की बात हो, चाहे सरल सूत्रदर्शी की, चाहे संयुक्त और चाहे दूरदर्शी, सबके में आवर्धन क्षमता में 2 केस लगाया करेंगे। क्या केस बोले कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब का होगा आवर्धन क्षमता, और अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा होगा तब क्या होगा आवर्धन क्षमता। वैसे यदि आवर्धन क्षमता सूत्र आ गया, लेकिन कई केस लगाया करेंगे। देखो स्थिति प्रथम, सुनते ना यहाँ क्यों बताइए। अच्छा, प्रथम स्थिति यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां बना लड़के, अनंत पर बने तो एक क्यों बोले ना,
आज तो कसक एक बात बताई लेंस वाली कहानी कि कौनो भी वस्तु अगर हरे नेत के आगे और कोई फोटो लेंस जो है अनंत बनवत बात ऐसा तभी संभव बा कि जब वस्तु फोकस में रखी हो, कंडीशन पड़े हो, फोकस पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो है अनंत पे है, इसका मतलब ये वस्तु कहां पर रखी है? फोकस पर। यू बराबर क्या है? नहीं मानोगे? फोकस दूरी पर, फोकस बिंदु पर वस्तु रखी है तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने। तो इसलिए आवर्तन शब्द है मोरी माई यम बराबर का सूत्र आ रहा, यह आ रहा, यह देखा, युग जगह क्या डेरिवेशन आई है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना था तो क्या कहा गया था? श्रांत नेत्र अवस्था। क्या कहा जाता? सलाना। अच्छा, ई काम हर यंत्र में करब कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बदल गए। वी बराबर इन्फिनिटी रखा, ताड़प का सूत्र है। तो आवर्धन शब्द सूत्र का आ गया। अब ई काहे बता दे, सवाल लगा कान दे यार। जैसे कह दे ए सुन 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता शांत नेत्र अवस्था में क्या होगी? तो तुरंत काला टाइट आवर्धन क्षमता छोड़ डी अपान एफ, डी माने 25, एफ माने 10, सर्के के 2.5 उत्तर डी अपान एफ रटे है, मार देगा। तो कहां से है देख ले। अब अखियों के नीचे देखा लिखा था दूसरी स्थिति, ठीक कठिन है। दूसरी स्थिति माने जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, मतलब ई दूरी जो वी है डी हो जाए, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी। यह देखा तारक जाया अंतिम प्रतिबिंब ये सब में फंस गया डेरिवेशन में। कहां बने लड़के? अरे मोरी माई। तो देखा वी वाला क्या चाहता है? इधर वी का डी कहे बा, लेकिन इधर वाली दूरी माइनस कितना है और यूओ माइनस लिखे। सूत्र जब लेंस में तारा याद करा 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू हुए है। चलो ओम ओनिसाय नमः। 1/v, वी का मान यू का मान हमारा बड़ा मन करता है टी से गुणा कर दी। अब वही बताया काहे करेंगे, हमारे से अनाप शनाप मन कर रहा था। डी से गुणा करा, डी अपान डी बटा डी माइनस माइनस पकड़ ले हो गया कि आवर्धन क्षमता निकाले के बाद जौन डी बटा यू बा तो हुआ 1 बटा यू रहा ना, तो डी बटा यू करे बिना डी मार दी का गुणा में, तो डी बटा यू बराबर तारा 1 इधर आ गया 1 प्लस डी अपान है। इसलिए एम बराबर है माइनस डी अपान यू माने -1 प्लस डी अपान एफ। देखा डेरिवेशन हो गया। अच्छा एक चीज, जब जो है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बना है, अंतिम प्रतिबिंब तो आवर्धन क्षमता सूत्र डी अपान एफ। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बना था तो आवर्धन क्षमता सूत्र 1 प्लस डी अपान एफ माने 1 ज्यादा हो जाए बस। माने अगर क्यों कहत ना है पॉलिटेक्निक वगैरह सवाल आवत है शांत नेत्र अवस्था में आवर्धन क्षमता 5 है तो जो है स्पष्ट दृष्टि वाली कंडीशन में क्या होगी, समझे ना आप बोल दे अरे 1 बढ़ गया यार सरगे चला जा तू पूरी महाभारत खत्म हो गया। पूछा ना है द्रौपदी के पति रहे